आदित्य ज्योति। जनक ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, ये पुरुष किस ज्योति वाला है? हे सम्राट, ये आदित्य रूप ज्योति वाला है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। ये आदित्य रूप ज्योति से ही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और लौट जाता है। याज्ञवल्क्य, ये बात ऐसी ही है। हे याज्ञवल्क्य, इस प्रकार अपने अभिमुख करने के लिए संबोधन करके जनक पूछता है, ये पुरुष किस ज्योत वाला है? अर्थात इस पुरुष की ज्योत क्या है, जिस ज्योत से कि ये व्यवहार करता है। इसी अभिप्राय से पूछता है, सो ये पुरुष किस ज्योत वाला है? यहाँ इस प्राकृत देह इंद्रिय संघात रूप सिर और हाथ आदि अवयवों वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया जाता है। क्या ये अपने अवयवों से बाहर रहने वाली किसी अन्य ज्योत से व्यवहार करता है, अथवा अपने अवयवों के संघात में रहने वाली ज्योत से ये पुरुष ज्योति का कार्य पूरा करता है? इस अभिप्राय से ही जनक पूछता है। किंतु देह आदि संघात से व्यतिरिक्त अथवा अव्यतिरिक्त किसी भी प्रकार की ज्योत से ये ज्योति का कार्य पूर्ण करता हो, इससे क्या हुआ? इसमें जो कारण है सो सुनो। यदि इसका स्वभाव किसी व्यतिरिक्त ज्योति से ही ज्योति का कार्य पूरा करने का निश्चय किया जाए, तो जहां ज्योति नहीं देखी गई है, उस कार्य के विषय में भी हम ऐसा अनुमान करेंगे कि कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योति के कारण ही हुआ है। और यदि यह अपने से अभिन्न ज्योति द्वारा ही व्यवहार करता है, तो ज्योति का प्रत्यक्ष न होने पर भी ज्योति का कार्य देखने पर अभिन्न ज्योति का ही अनुमान करना होगा। यदि ऐसा माने कि पुरुष के व्यवहार के हेतु व्यतिरिक्त या अव्यतिरिक्त ज्योति है, इसका नियम है ही नहीं, तब तो ज्योति के विषय में अनिश्चय ही रहेगा। ऐसा ही मानकर जनक याज्ञवल्क्य से पूछता है कि पुरुष किस ज्योति वाला है? शंका, किंतु यदि जनक में ऐसा अनुमान कौशल है, तो उसे प्रश्न करने की क्या आवश्यकता थी? उसने स्वयं ही अनुमान करके क्यों नहीं जान लिया? समाधान, ये ठीक है, तथापि लिंग और लिंगी अर्थात व्यापक और व्यापक के संबंध विशेषों की अत्यंत सूक्ष्मता के कारण वह उन्हें अनेक विद्वानों के लिए भी दुर्बोध समझता है। एक की तो बात ही क्या है, इसी से धर्म जैसे सूक्ष्म विषय का निर्णय करने के लिए परिषद व्यवहार अनेकों की गोष्ठी की अपेक्षा होती है, तथा विशिष्ट पुरुष की भी अपेक्षा होती है। कम से कम 10 पुरुषों की परिषद होती है, तथा सदाचार संपन्न 3 पुरुषों की और अध्यात्म निष्ठ 1 पुरुष की भी परिषद हो सकती है। इसलिए यद्यपि राजा में अनुमान करने की कुशलता है, तो भी याज्ञवल्क्य से पूछना उचित ही है, क्योंकि पुरुषों के विज्ञान और कौशल का तो तारतम्य होना संभव है, अथवा पुरुष की बुद्धि का अनुसरण करने वाली श्रुति आख्याख्या के मिश से अनुमान के मार्ग का उल्लेख करके हमें स्वयं ही बोध करा रही है। इसमें राजा अथवा मुनि किसी भी बुद्धि की कुशलता अभिप्रेत नहीं है। जनक के अभिप्राय को जानने वाले होने से याज्ञवल्क्य जी ने भी देह आदि से व्यतिरिक्त आत्म ज्योति का बोध कराने के लिए जनक को व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक लिंग ही बतलाया। यथा, हे सम्राट, वह प्रसिद्ध आदित्य ज्योति वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। किस प्रकार आदित्य ज्योति वाला है सो बतलाते हैं। ये प्राकृत पुरुष अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त नेत्रेंद्रिय के अनुग्राहक आदित्य के द्वारा ही बैठता, इधर उधर क्षेत्र या जंगल में जाता, वहां जाकर कर्म करता, और जैसे गया था वैसे लौट भी आता है। पुरुष की अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योति की प्रसिद्धता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ अनेक विशेषण दिए गए हैं, और वह अनेक ज्योतियों का प्रदर्शन लिंग का अव्यवचरित प्रदर्शित करने के लिए है। जनक ने कहा, याज्ञवल्क्य, ये बात ऐसी ही है।